मंगलम मेरिट पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान राजनीति विज्ञान का टॉपिक केंद्र सरकार जिसका हम अध्ययन कर रहे थे। केंद्र सरकार के अध्ययन में आगे बढ़ते हुए हम पहले जानेंगे लोकसभा की शक्तियां, राज्यसभा के लोकसभा की शक्ति एवं कार्य और राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां। उस दिन हमने पढ़ा था, संसद का अध्ययन किया था, संसद के कार्य शक्तियां हमने जान ली थी, संसद की रचना संगठन, लोकसभा की रचना संगठन और राज्यसभा की रचना और संगठन के बारे में जाना था। आज हम लोकसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य। सबसे पहली शक्ति होती है लोकसभा की विधायी शक्ति। महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार लोकसभा के पास होता है। साधारण कानून पर भी कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा के पास है। तो लोकसभा को एक महत्वपूर्ण अधिकार मिल जाता है विधेयक बनाने का या कानून बनाने का। दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। देश का संपूर्ण जो बजट होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा में कोई भी किसी भी तरह का बजट जब पारित होता है फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास केवल इतना सा अधिकार होता है कि वो उसे सुझाव के लिए दोबारा लौटा दे और अधिकतम अपने पास 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन के अंदर लोकसभा में उसको वापस भेजना होता है राज्यसभा में पारित करके। लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राज्यसभा की इस सुझावों को माने या ना माने। तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। समय समय पर प्रश्न पूछे जाते हैं लोकसभा सदस्यों द्वारा मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से। इस प्रकार से कार्यपालिका पर अपना पूरा नियंत्रण रखती है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से ही निकलकर जो सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका में जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री परिषद हो। संपूर्ण मंत्री परिषद कार्यपालिका के और व्यवस्थापिका यानी लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है, तो उन्हें इसका जवाब देना होता है। चौथा है संविधान संशोधन। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर समय के अनुसार कानूनों पर परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन की एक महत्वपूर्ण जो अधिकार है, जो शक्ति है, जो कार्य है, वो लोकसभा के द्वारा अंजाम दिया जाता है। एक और इसकी शक्ति है निर्वाचक मंडल के रूप में भी लोकसभा कार्य करती है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जैसे कि कल हमने पढ़ा जिसके बारे में, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं, संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसमें लोकसभा को इस निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करने की एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों की, तो लोकसभा की तरह ही विधायी शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त है। महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने के लिए जब राज्यसभा में प्रस्ताव आता है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति भी लोकसभा को राज्यसभा को प्राप्त है। महत्वपूर्ण विषयों पर जो संविधान संशोधन होते हैं उसमें भी जितनी लोकसभा के पास शक्ति प्राप्त है उतनी ही शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। कोई भी संशोधन तभी पारित माना जाता है जब वो राज्यसभा में भी पारित हो जाए। वित्तीय शक्ति ना के बराबर है राज्यसभा के पास। राज्यसभा केवल धन विधेयक को सुझाव सहित लौटा सकती है 14 दिन के अंदर। लोकसभा इसको माने या ना माने ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका हालांकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, लेकिन राज्यसभा के सदस्य समय समय पर प्रश्न पूछकर जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। कुछ विविध शक्तियां भी प्राप्त हैं, कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 249 के अनुसार किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण भी राज्यसभा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और विविध शक्तियां जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया आदि में राज्यसभा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हो गए राज्यसभा के कार्य। दोबारा से एक बार सुन लीजिए, लोकसभा की शक्ति और कार्य कौन से हैं? विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति, निर्वाचक मंडल के रूप में भी ये कार्य करती है। राज्यसभा के कार्य और शक्तियों की बात करें तो विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं, संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है, वित्तीय शक्ति प्राप्त है, कार्यपालिका संबंधी विविध शक्तियां और विशेष अधिकार।
अब हम आगे बढ़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। भारत का प्रधानमंत्री भारत का संविधान का प्रमुख होता है। संविधान का प्रमुख तो होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख होता है। भारतीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है राष्ट्रपति को, जिसका मैंने अध्ययन किया था कल। लेकिन शासन का जो वास्तविक जो प्रमुख होता है, वास्तविक बागडोर जिसके हाथों में होती है, वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, जिसका वर्णन अनुच्छेद 278 में किया गया। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ऐसा राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता के तौर पर करता है। लोकसभा में जिस दल का बहुमत है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कार्य और शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद का निर्माण, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर लेता है, तो मंत्रिपरिषद का जो निर्माण है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। विभिन्न विभागों का बंटवारा और परिवर्तन, जैसे कि खेल विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, चिकित्सा विभाग हुआ, गृह विभाग हुआ, विदेश विभाग हुआ, इन विभागों का बंटवारा यानी किस विभाग का मंत्री किसे बनाया जाएगा, इसका जो निर्णय है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और परिवर्तन, प्रधानमंत्री चाहे तो समय समय पर मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है। गृह मंत्री को विदेश मंत्री बना सकता है, विदेश मंत्री को खेल मंत्री, चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री बना सकता है। मंत्रिपरिषद का संपूर्ण कार्य संचालन भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री ये निश्चित करता है कि आज जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो किस विभाग पर या किस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य भी प्रधानमंत्री करता है, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो खेल विभाग हो, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे वो विदेश विभाग हो, कोई सा विभाग हो, सभी विभागों में समन्वय का काम प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। देश का सर्वोच्च नेता होता है और शासक होता है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक प्रमुख जो होता है शासन का, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसलिए इसको देश का सर्वोच्च नेता कहते हैं। लोकसभा का नेता, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है, ऐसे राजनीतिक दल की सरकार बनती है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे लोकसभा का नेता भी कहते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्थापित करने में भी जो है प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न प्रकार के पद प्रदान करना, जितने भी पद होते हैं, चाहे वो हालांकि नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या विदेशों में राजदूत आदि की नियुक्ति की तो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन ये पद मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। उपाधियां, समय समय पर विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले विशिष्ट लोगों के लिए समय समय पर उपाधियां भी प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान की जाती है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चाहे विदेश नीति का निर्माण करना हो या किसी भी देश से संबंध स्थापित करने हो या किसी प्रकार की संधि करनी हो, उसमें अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री। और शासन का जो प्रमुख प्रवक्ता होता है वो भी प्रधानमंत्री होता है। तो हमने जान लिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो कार्य एवं शक्तियां हैं, मंत्रिपरिषद का निर्माण, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, विभिन्न विभागों में समन्वय, देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक, लोकसभा का नेता, राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्थापित करता, विभिन्न पद प्रदान करना, उपाधियां प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व और शासन का प्रमुख जो प्रवक्ता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है।